हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज का जो लेसन है ग्रामर का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। ग्रामर में जैसे ही आप ग्रामर की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले आपका सामना जिस चीज़ से होता है वो होता है सेंटेंस से। सेंटेंस के पहले भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करें इंग्लिश में कि इंग्लिश ग्रामर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें मिलता है पहले देखने के लिए वो होता है लेटर। लेटर लेटर को कहते हैं हिंदी में वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर, ठीक है। ये लेटर से स्टार्टिंग ग्रामर की अगर हो तो लेटर इंग्लिश टोटल कितने होते हैं? 26। ध्यान दीजिएगा आप इस पे, ये 26 हैं A to Z, 26 होते हैं लेटर्स। इन्हीं लेटर्स को अगर हम ग्रुप की बात करें, इन्हीं 26 के ग्रुप की बात की जाए तो उस ग्रुप को अल्फ़ाबेट कहा जाता है। अल्फ़ाबेट ये उस ग्रुप का नाम है। ध्यान दीजिए, अगर कभी कभी रैंडमली कोई पूछ लेता है कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, तो अगर आपने गलती से कह दिया कि 26 होते हैं तो ये रॉन्ग आंसर हुआ। इंग्लिश में लेटर्स होते हैं 26। अल्फ़ाबेट तो उस ग्रुप का नाम है। आप थोड़ा इसको और डिटेल में समझिए कि जहाँ लेटर का मतलब वर्ण होता है वहाँ अल्फ़ाबेट का मतलब वर्णमाला होता है। जैसे अगर आपसे कोई पूछता है कि एक हार के अंदर, एक ये हार है, उस हार में ऐसे 26 मोती लगे हुए हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे कि मोती कितने हैं तो आप कहेंगे 26 हैं, 26 हैं। हार कितने हैं आप कहेंगे एक सिंगल हार अकेले हैं। बस वैसे ही जब अलग अलग बातें की जाती हैं 26 अक्षरों की तो उन्हें लेटर कहा जाता है, और जब बात उन 26 को मिलाकर एक समूह की बात की जाए तो उसे कहते हैं अल्फ़ाबेट, ठीक है। सो अल्फ़ाबेट एक ग्रुप का नाम है और उस ग्रुप के अंदर जो आते हैं वो लेटर होते हैं। जैसे कोई कहता है टीम, तो टीम का मतलब जिसके अंदर प्लेयर्स हों, चाहे 11 हो, 15 हो, 20 हो, जो भी हो। टीम हम जब कहते हैं तो हम यूज़ करते हैं एक सिंगुलर वर्ड को जो रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर के प्लेयर्स को। तो टीम एक तरह से एक अल्फ़ाबेट हो गया और जो प्लेयर्स उसके अंदर हैं वो होते हैं लेटर्स, ठीक है। सो उसके बाद जो थर्ड आपको ऑप्शन मिलता है इसमें वो होता है वर्ड का। वर्ड या कह सकते हैं आपकी ग्रामर में तीसरी इकाई लेटर अल्फ़ाबेट के बाद की तीसरी इकाई होती है वर्ड। वर्ड को कहते हैं इंग्लिश में शब्द। शब्द क्या है देखिए, शब्द की डेफिनेशन होती है द ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट मेक्स अस कंप्लीट सेंस, और यू कैन से दैट द ग्रुप ऑफ लेटर विच हैव अ मीनिंग इज कॉल्ड अ वर्ड। शब्दों अक्षरों का वह समूह जिसमें एक अर्थ छिपा हो, मतलब ऐसा समूह जिससे एक अर्थ प्राप्त हो, उस समूह को कहते हैं वर्ड। मतलब लेटर्स को आपस में जोड़ने के बाद एक सेंस निकलना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, तभी वो वर्ड होता है। जैसे अगर हम कुछ अक्षर को जोड़ते हैं, हमने ए, आर और टी को जोड़ा तो ये आर्ट हो गया। आर्ट की एक मीनिंग है तो ये वर्ड में होता है। इसे हम कुछ और तरीके से जोड़ देते हैं, आर ए टी कर देते हैं, इसके पास भी मीनिंग है, ये भी वर्ड होगा। अगर हमने इसको टी ए आर कर दिया टार, इसके पास भी मीनिंग है, ये भी एक वर्ड होगा। ये तीनों के तीनों वर्ड होंगे। लेकिन अगर हमने ए टी आर कर दिया, इसके पास कोई मीनिंग नहीं है, ये वर्ड नहीं होगा। या हम अगर टी आर ए कर दें, अब मीनिंग कुछ है नहीं, तो ये भी ऐसे ग्रुप वर्ड नहीं कहे जाते जिनके पास मीनिंग नहीं होती है। तो वर्ड होने का मतलब होता है उसके पास मीनिंग होनी चाहिए। ओके, सो वर्ड के बाद जो फोर्थ नंबर पे हम पहुंचते हैं तो हमें मिलता है पढ़ने के लिए फ्रेज। फ्रेज क्या है देखिए, फ्रेज को कहते हैं हिंदी में वाक्यांश। वाक्यांश, वाक्यांश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वाक्य और अंश। वाक्यांश मीन्स क्या देखिए, वाक्यांश को डिफाइन करने के लिए कहा जाता है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ पार्ट ऑफ सेंस नॉट अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। फ्रेज का मतलब ऐसे शब्दों का समूह जिससे अर्थ का एक टुकड़ा मिलता है, पूरा अर्थ नहीं, मतलब थोड़ा सा खाली पार्ट। जैसे कोई कहता है कि घर के सामने,
घर के सामने, आपने सुना घर के सामने, 3 वर्ड्स हैं लेकिन क्लियर नहीं क्या इसका। मंदिर के बगल में, सड़क पर, सुबह। ऐसे जो शब्दों का टुकड़ा आपके सामने मिलता है जिनकी कोई एग्जैक्टली कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है, बस थोड़ी सी वो अर्थ का एक टुकड़ा देते हैं आपको, वो कहे जाते हैं कहीं ना कहीं वाक्यांश। वाक्यांश का मतलब आप ये समझ लो कि उसमें 2-3 शब्द होंगे और उसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं कि हाँ कर्ता, क्रिया, कर्म होना चाहिए। ये अतिरिक्त भाग की तरह होते हैं, ये केवल थोड़ा सा अर्थ का एक टुकड़ा देते हैं। जैसे अब कहा जाए इन द इवनिंग या इन इवनिंग कह दिया गया, अगर इन इवनिंग कहीं पर लिखा हुआ है तो आपको लग रहा है कि कुछ तो शाम को हुआ है, लेकिन क्या नहीं पता, इसमें कर्ता, क्रिया, कर्म से कोई मतलब नहीं है। ये 2-3 शब्दों का एक समूह होता है जिससे एक हल्का सा अर्थ प्राप्त होता है, बस यही फ्रेज है। फ्रेज के बाद की जो इकाई होती है वो होती है क्लॉज। क्लॉज इंग्लिश ग्रामर में नेक्स्ट जो होता है आपका क्लॉज। अब समझिए क्लॉज क्या है। क्लॉज को कहते हैं हिंदी में उपवाक्य। अब समझिए कि इसे क्यों बताया जा रहा है। आपको पढ़ना है सेंटेंस, लेकिन सेंटेंस के पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको जान लेनी चाहिए, जिनमें आपने लेटर, अल्फ़ाबेट, वर्ड और फ्रेज को समझा। क्लॉज क्या है? क्लॉज मीन्स उपवाक्य। अब इसके बाद आपको सेंटेंस मिलेगा पढ़ने के लिए। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ये बताया इसलिए जा रहा है कि फ्रेज को भी ग्रुप ऑफ वर्ड कहते हैं, क्लॉज को भी ग्रुप ऑफ वर्ड कहते हैं और इसके बाद आने वाले सेंटेंस को भी ग्रुप ऑफ वर्ड कहते हैं। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है? फ्रेज जो होता है वो अर्थ का एक टुकड़ा रिप्रेजेंट करता है, उसे कंप्लीट अर्थ से कोई मतलब नहीं होता है। इसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, वर्ब इन सब की बातें होती ही नहीं हैं। ये कोई भी पार्ट प्रीपोजिशन लगा हो ऐसे ही किसी पार्ट से बन जाते हैं और एक सेंटेंस के सेंस को, थोड़ा सा सेंस को प्रकट करते हैं यहाँ पे। वैसे ही क्लॉज है। क्लॉज को देखिए, क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट हो सकता है, वर्ब हो सकती है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस को नहीं प्रोड्यूस कर सकते। समझिए कि क्लॉज मतलब द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट बट इट डजंट हैव अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ क्लॉज। क्लॉज का मतलब जिसके पास कर्ता हो, क्रिया हो, कर्म हो, ये तीनों होने के बावजूद वो कंप्लीट अर्थ देने में सक्षम नहीं है, उन्हें हम कहते हैं क्लॉज या उपवाक्य। जैसे देखिए, आप सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो बीच में कोई सेंटेंस के एंड लगा हुआ है। एक बड़ा सेंटेंस हमने पढ़ा, जैसे आई गो टू इलाहाबाद एंड माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू वाराणसी। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो एक सेंटेंस के अंदर 2 अलग अलग पार्ट आ गए, 2 अलग अलग पार्ट। अब अगर कहा जाए कि सेंटेंस एक था, कर्ता 2 हो गए, क्रियाएं 2 हो गई, तो ये है क्या? ऐसे ही सेंस में समझिए कि एक बड़े सेंटेंस के अंदर जब कई अलग अलग टुकड़ों से, कई कर्ताओं से मिलकर सेंटेंस बना होता है, वही एक सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक साइड, उसी सेंटेंस में दूसरा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट दूसरे साइड, यही क्लॉज होते हैं। एक बड़े सेंटेंस के अंदर कई पार्ट जब आपको दिखाई देते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट आना, अलग अलग वर्ब आना, तो यही सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट से बना हुआ पार्ट आपका क्लॉज होता है, जो सेंटेंस का हिस्सा होता है, सेंटेंस नहीं होता। ये सेंटेंस नहीं बन सकता, ये सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। ठीक है। क्लॉज अलग अलग वर्ड से जुड़े होते हैं, कभी कभी ये कंजक्शन से जुड़े मिलेंगे आपको। ठीक है। तो यही क्लॉज के बाद जो आपका अगला पार्ट है जो आप आज पढ़ने जा रहे हैं वो है सेंटेंस। सेंटेंस आपका मेन चैप्टर आज का है। सेंटेंस को हम कहते हैं वाक्य। अब समझिए, सेंटेंस मीन्स एक तरह का परफेक्शन है। ये तो कुछ इनकम्प्लीट थे, थोड़ा सा सेंस देने वाला, ये इनकम्प्लीट मीनिंग वाला, लेकिन ये इसमें एक कंप्लीटनेस होती है, एक परफेक्शन होता है। सेंटेंस की डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन और सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। समझिए कि ऐसा शब्दों का समूह जो एक पूर्ण सूचना देता है, जिसके पास जानकारी पूर्ण होती है, उसे ही हम सेंटेंस कहते हैं। समझिए कि जैसे अगर कहा जाए, ये सेंटेंस अगर कहा जाए, शी इज
वर्किंग हार्ड, शी इज़ वर्किंग हार्ड, इतना लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको पढ़ने के बाद 4 वर्ड्स में है शी इज़ वर्किंग हार्ड, वह मेहनत कर रही है, कठिन परिश्रम कर रही है। इसे पढ़ने के बाद लगा कि वो परिश्रम कर रही है, मतलब आपको सब्जेक्ट मिला, वर्ब मिला, ऑब्जेक्ट मिला और कंप्लीट सेंस मिला कि हाँ वो कुछ कर रही है। तो जहाँ पे आपको एक कंप्लीट सेंस मिलता है वहाँ पर ही सेंटेंस होता है। अगर इसी वर्ड को हम गलत क्रम में रख दें, ऐसे कर दें कि इज़ वर्किंग हार्ड शी, या हार्ड वर्किंग इज़ शी, इज़ हार्ड वर्किंग शी, अगर ऐसे हम किसी गलत क्रम में रख देते हैं तब ये सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सेंटेंस का मतलब होता है कि एक कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, गलत क्रम में रखने पर सेंस निकलता नहीं है, इसीलिए वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। और कुछ बात देखिए, बाकी किसी में रूल्स नहीं होते हैं कि हाँ सेंटेंस कैसे इनको पहचानोगे, लेकिन सेंटेंस में है। सेंटेंस में हमेशा जो स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, ये हमेशा कैपिटल रहेगा, और जहाँ पर ये खत्म होता है वहाँ एक फुल स्टॉप होना चाहिए। ये सेंटेंस की पहचान है। सेंटेंस कहीं पर भी अगर स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा और उसकी एंड हमेशा एक फुल स्टॉप से होती है। ये सेंटेंस की पहचान है। ये पहचान क्लॉज, फ्रेज वगैरह में नहीं होती है। सेंटेंस भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से बनता है, बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस नहीं होता, या कह सकते हैं बिना प्रेडिकेट के सेंटेंस नहीं होगा। ये दोनों ज़रूरी है। हाँ, कुछ सेंटेंस जैसे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखा नहीं जाता लेकिन वो होता है। हम ये कहें जैसे किसी ने कहा ओपन द डोर, इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? इसमें सब्जेक्ट है, बस लिखा नहीं गया और बोला नहीं गया। लेकिन अच्छा, ऐसे भी सब्जेक्ट जो लिखे या बोले नहीं जाते हैं उन्हें अंडरस्टूड सब्जेक्ट कहते हैं, मतलब मान लिए गए या छिपे हुए हिडन सब्जेक्ट भी कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस में आप जानेंगे इनके सब्जेक्ट्स को। सो बेसिकली आपने जो समझा वो था लेटर, वर्ड, लेटर, अल्फ़ाबेट, वर्ड, फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंसेस। सो ये बेसिक बातें आपने जान ली हैं। आगे हम चलते हैं अब सेंटेंस के बारे में। देखिए, सेंटेंस को पढ़ने के लिए 2 तरीके होते हैं। सेंटेंस के बारे में हम पढ़ते हैं पहले टाइप्स को, कि सेंटेंस की टाइप्स कितनी होती है, उसके बाद हम पढ़ते हैं सेंटेंस के पार्ट्स को। सो इस तरह से 1 बाय 1 हम सेंटेंस को लेके चलेंगे, सेंटेंस की टाइप्स एंड पार्ट्स को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है सेंटेंस की टाइप्स को। ओके, सो देखिए, टाइप्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। अब आप समझिए कि वाक्यों को अर्थ के आधार पर, देखिए कई आधार होते हैं सेंटेंस को बनाने के, उसके बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर, रूपों के आधार पर। तो ये अर्थ वाली बात है। अर्थ के आधार पर सेंटेंसेस के 5 प्रकार होते हैं। ठीक है, समझिए कि पहले आपको 5 काइंड्स पढ़नी है। सेंटेंस की एक्चुअली काइंड्स बहुत अलग अलग तरह से आप जब पढ़ते हैं तो अलग अलग काइंड्स मिलती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल जो पढ़ना है वो है अर्थ के आधार पर सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, जिनमें पहला होता है असर्टिव सेंटेंसेस। इसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ध्यान देना, इसका एक और नाम है, वो है डिक्लेरेटिव। अच्छा, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, इसको याद रखिएगा हमेशा। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, दूसरा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, सो पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव। ओके, नेक्स्ट है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस की मैंने बात की थी अभी कुछ देर पहले। और उसके बाद आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। अफर्मेटिव या असर्टिव जो भी सेंटेंस है, असर्टिव कहा जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। असर्टिव के अंदर सिंपल, नेगेटिव दोनों आते हैं। उसके बाद इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक वाक्य आते हैं, जिनमें यस नो टाइप वाले और डब्ल्यूएच टाइप वाले, आगे आप पढ़ेंगे इसको। फिर आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर ना अलग अलग सेंस पर सेंटेंस बनते हैं। कुछ ऑर्डर वाले होते हैं, कुछ रिक्वेस्ट वाले हैं, कुछ एडवाइस के सेंटेंसेस हैं। ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं इसमें इम्परेटिव में। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है वो होता है इच्छाबोधक वाक्य। ऑप्टेटिव का मतलब ऐसे वाक्य जिनका यूज़ हम किसी को आशीर्वाद देने के लिए, श्राप देने के लिए, बधाई देने के लिए करते हैं,
विश करने के लिए, वो सभी चीज़ें आती हैं ऑप्टेटिव में। वैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब जहाँ पे फीलिंग्स से जुड़ी चीज़ें आए, किसी चीज़ को देखकर आश्चर्य हो जाना, दुख होना, खुशी हो जाना, निंदा निकलना, शाबाशी देने के लिए भाव को प्रकट करना, फीलिंग्स की बात है, भावों की, जहाँ सेंटिमेंट्स से जुड़ी कोई चीज़ आती है, फीलिंग्स से, इमोशंस से, तो वो सभी सेंटेंस आते हैं एक्सक्लेमेटरी में। वन बाय वन हम इनको देखते हैं, ठीक है। अब हम इन सभी को इनके परिभाषा के साथ समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए वन बाय वन इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन है द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ स्ट्रेट स्टेटमेंट और यस नो सेंस इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। अब समझिए इसके मीनिंग को। ऐसे वाक्य जो सीधी बात करते हैं, सीधी बात, यहाँ बात की क्या कही गई है, स्ट्रेट स्टेटमेंट, जो एक सीधी बात करते हैं। अब समझिए सीधी बात मतलब क्या। जैसे किसी ने कहा तुम घर जाओगे, तो आप सीधा जवाब दोगे हाँ मैं जाऊंगा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, ऐसे जवाब, ठीक है। अब समझिए अगर हम कहते हैं मैं पढ़ने जाऊंगा, ये सीधी बात, मैं पढ़ने नहीं जाऊंगा, ये भी सीधी बात है। समझिए कि बात सीधी होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ऐसे स्टेटमेंट को कहा जाता है असर्टिव। उसके बाद ये भी कहा जाता है कि ये सेंटेंस यस नो सेंस में जवाब देते हैं। यस नो सेंस का मतलब वही होता है कि आप या तो हाँ कहोगे कि मैं आज ये काम करूँगा, ये यस वाला सेंस हुआ, मैं काम नहीं करूँगा, ये नो वाला सेंस हुआ। कहने का मतलब ये है कि जिस सेंटेंस को आप अफर्मेशन में, अफर्मेशन मतलब सकारात्मक बोलते हैं, या निगेशन में बोलते हैं, मीन्स नकारात्मक बोलते हैं, ये दोनों प्रकार के सेंटेंस सीधे के सीधे बोले जाते हैं, उन सेंटेंसेस को कहते हैं हम असर्टिव सेंटेंसेस या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब आप इनको देखें। अब हिंदी में इसकी डेफिनेशन यही सेम है, ऐसे वाक्य जिनसे सीधी जानकारी मिले या हाँ या नहीं का बोध होता है, ऐसे वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ही इज़ अ बॉय। अब यहाँ पे ये स्पष्ट सीधी बातें हैं, इसमें क्वेश्चंस वगैरह नहीं है, साधारण सी बात है। शी इज़ नॉट अ सिंगर, ये भी एक सीधी बात है। बस ध्यान दीजिए कि ये जो है वो अफर्मेशन को दिखा रहा है, मतलब यस वाले सेंस को प्रकट कर रहा है कि वो कुछ ना कुछ है, और ये जो है वो निगेशन वाले सेंस को दिखा रहा है, निगेशन वाले सेंस को। कहने का मतलब ये किसी चीज़ के निगेटिव एक्सप्रेशंस को दे रहा है कि निगेटिव मतलब क्यों निगेटिव हुआ, क्योंकि इसमें नॉट वर्ड यूज़ किया गया। तो जहाँ पे सेंटेंस का अफर्मेशन दिखाया जाए और निगेशन दिखाया जाए, वो सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, उसके बाद देखिए, अब इसी असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट, दो टाइप्स बनाए गए। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। मैंने बताया आपको कि असर्टिव में दोनों आते हैं, अफर्मेशन और नेगेशन। वही अफर्मेशन से बनता है अफर्मेटिव और नेगेशन से बनता है नेगेटिव। जो सकारात्मक और नकारात्मक अर्थ को दिखाते हैं उन्हें कहते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव को समझिए, द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस यस सेंस इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ऐसे वाक्य जिससे स्वीकृति भाव का बोध हो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल भी हैं। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, मैं उसे जानता हूँ, आई नो हिम। ये देखो दोनों के दोनों आपको पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, मतलब सकारात्मक बातें। अच्छा, इसमें देखो, इसमें कोई भी निगेशन वाला वर्ड जो होता है, जैसे नो, नॉट, नेवर, ऐसे वर्ड आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये है क्या, अफर्मेटिव। आपको ऐसे वर्ड इसमें नहीं मिलेंगे। आपको कोई भी WH वाला वर्ड नहीं मिलेगा। WH वाला वर्ड, जैसे वो वर्ड है ना व्हाट, व्हेन, व्हाई, ऐसे वर्ड इसमें नहीं आते हैं। WH वाले वर्ड इनमें नहीं आते हैं। इन सभी वर्ड को भी इसमें अवॉइड किया जाता है। तो अगर आपको ऐसे सेंटेंस मिलते हैं जिनमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट एक सिंपल स्टेटमेंट की तरह बोले जाएं, या इस मतलब वही चीज़ इसमें भी है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो होते हैं आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है।
अच्छा देखिए, अब एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस वगैरह आएंगे आगे, आप इस प्रैक्टिस सेट पे प्रैक्टिस करोगे, इस पर आपको प्रैक्टिस वीडियो भी मिलेगा, उसमें सेम चीज़ दिखाई जाएंगी। जैसे अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, अब इससे पूछा जाए कि अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या है, ये बनता कैसे है, इसका फॉर्मूला क्या है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है उससे आपको याद रखना है कि सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को लिखा जाता है। अब ये आपने सब्जेक्ट को आगे पढ़ा, सब्जेक्ट को आगे आपको पढ़ाया जाएगा पार्ट्स में सेंटेंस के। सब्जेक्ट जो होता है वो अलग अलग रूप में आता है। कुछ सब्जेक्ट नाम से हैं, मोहन, सोहन, रोहन ऐसे मिल गए आपको। कुछ वस्तुओं के नाम है। कोई भी नाउन, एक नाउन को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे रखते हैं, नाउन प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है वो। तो सब्जेक्ट आगे आप डिटेल में पढ़ोगे कि सब्जेक्ट कौन कौन से रूप में आ सकता है, सिंगल वर्ड में, ड्यूअल वर्ड में, ज़्यादा भी वर्ड में आ सकता है, वो सब चीज़ें आप आगे पढ़ोगे। उसके बाद आता है सेकंड वर्ब, सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब। अब वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। सो इस तरह से सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन तीनों को अगर हम इस क्रम में रखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, अगर आगे कुछ मिलता है तो अदर वर्ड कह देंगे उसको। ये जो इनका सीक्वेंस होता है, इसी सीक्वेंस को हम कह सकते हैं कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का फॉर्मूला है। तो जब भी आपको किसी सेंटेंस को एग्जाम में जो सेंटेंस मिलते हैं, हो सकता है कि वो सेंटेंस निगेटिव में हो। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में ऐसे आता ही है कि एक सेंटेंस निगेटिव का होगा और नीचे ऑप्शन में दिया गया होगा कि इसका अफर्मेटिव क्या होगा या इसका इंट्रागेटिव क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव हमने जान लिया कि हाँ, अफर्मेटिव बनाने के लिए अगर वो निगेटिव है तो उसमें से निगेशन वाले वर्ड को निकाल देना होगा। निगेशन वाले वर्ड यही होते हैं, अगर जिस सेंटेंस में ये लगे हैं ये निकल जाते हैं तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव का बन जाता है। ओके, आगे देखते हैं हम निगेटिव को। सेकेंड सेंटेंस आपका है नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस नो सेंस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। जिससे नो सेंस का, नो सेंस मतलब होता है नकारात्मक भाव। जिस सेंटेंस से नकारात्मक भाव आपको दिखाई दे, नकारात्मक भाव, वही होता है नेगेटिव सेंटेंस। आगे देखिए लिखा भी है, ऐसे वाक्य जिसमें अस्वीकृति, अस्वीकृति भाव, मतलब वही हुआ नकारात्मक भाव का बोध हो, नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, वह एक अच्छा विद्यार्थी नहीं है, ही इज़ नॉट। आपको मिल गया निगेशन वाला वर्ड नॉट। तो जहाँ पे ये वर्ड मिल जाते हैं वो नेगेटिव होता है। मैं उसे नहीं जानता हूँ, आई डोंट, यहाँ पे देखिए निगेशन वाला वर्ड है। अफर्मेटिव देखा आपने, ये नेगेटिव है। कुछ टेंसेस में, टेंस में जैसे प्रेजेंट का इंडिफिनिट हो गया, पास्ट का इंडिफिनिट हो गया, उसमें आप डायरेक्ट नॉट को नहीं लगा सकते। बाकी सब में आप लगा सकते हैं, जैसे विल के बाद नॉट लग सकता है, इज एम आर के बाद लग जाता है, वैसे आप बाकी सब में लगा सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट और पास्ट के इंडिफिनिट में नहीं लगा पाते। उसके लिए ना आपको डायरेक्ट नॉट नहीं लगा सकते, तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लेनी पड़ती है, हेल्पिंग वर्ब। तो यही दो टेंस ऐसे हैं जिनमें नॉट लगाने के लिए आपको नॉट से पहले हेल्पिंग वर्ब का सहारा लेना पड़ता है। जैसे अगर प्रेजेंट में नॉट लगाना है तो पहले आपको डज या डू लगाना पड़ेगा। बिना डज डू के आप नॉट प्रेजेंट के इंडिफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में नहीं लगा सकते। वैसे अगर आप पास्ट में हैं तो आपको पास्ट में डिड का सहारा लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप नॉट को लगा सकते हैं। सो इस तरह से नॉट का नियम होता है। अब अगर हम ये कहें, एग्जाम्स में यही पॉइंट्स आपको ध्यान देने हैं कि जब वो एग्ज़ाम में आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस देता है, खास तौर से प्रेजेंट का, अगर ये प्रेजेंट का नेगेटिव देगा इंडिफिनिट का तो ऐसे देगा, ये प्रेजेंट के इंडिफिनिट नेगेटिव का सेंटेंस का फॉर्मूला है। अगर आपको प्रेजेंट का नेगेटिव मिलता है इंडिफिनिट में तो डज नॉट डू नॉट लगा होगा, और कहा जाए कि इसको चेंज करो अफर्मेटिव में, तो सीधी सी बात है डज नॉट डू नॉट को निकाल देना है। जब डज और डू के साथ में नॉट निकल जाता है तो वो सेंटेंस अफर्मेटिव का बन जाता है। आपको बस वर्ब की फॉर्म पर ध्यान देना है, क्योंकि जहाँ से आप डज निकालोगे,
डज वर्ब की 5वीं फॉर्म होती है, SES वाली फॉर्म, तो वहाँ पर वर्ब की 5वीं फॉर्म लगानी पड़ेगी। जैसे अब सेंटेंस अगर कहीं पर लिखा है ही डज नॉट प्ले, अब इस सेंटेंस को कहा गया, सिंपल सेंटेंस है, इसको बनाना है आपको अफर्मेटिव में, एक साधारण सा है वाक्य नकारात्मक वाला सेंस में, ठीक है। अब इसे अगर हम कहेंगे चेंज करने के लिए अफर्मेटिव में, तो आपको कहा गया कि पहले आप निगेशन वाला ये जो पार्ट है हेल्पिंग वर्ब और नॉट, इसको निकाल दो, बन जाएगा अफर्मेटिव। लेकिन नहीं, आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो आपने निकाला डज, डज जो होता है वो वर्ब की 5वीं फॉर्म है, 5वीं, इसको निकाल देने के पास आपके पास वर्ब बन जाती है प्ले। अब ये जो प्ले है आपको जब लिखना चाहेंगे तो प्ले की 5वीं फॉर्म को लगानी पड़ेगी और वो होती है प्लेज। तो इस तरह से ये अफर्मेटिव बनेगा, इस सेंटेंस का अफर्मेटिव ये होगा। निगेटिव बनाते वक्त प्ले में से एस हट जाता है और डज वहाँ पर अप्लाई हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। ओके, निगेटिव में चेंज करने पर वो फॉर्मूला है, अफर्मेटिव में लाने पर डज नॉट हट जाता है। ओके, सो ये है नेगेटिव। नेगेटिव में ध्यान देना कि जो भी सेंटेंस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट आता है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं आ सकता, खास तौर से कहाँ पे, जो सेंटेंसेस, ठीक है, बिना हेल्पिंग वर्ब के नॉट नहीं लगता। ये नेगेटिव का फॉर्मूला। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव को समझिए आप। अफर्मेटिव क्लियर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट था। नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, फिर नॉट लगता है, उसके बाद आप लगा सकते हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेट का मतलब होता है क्वेश्चन पूछना, प्रश्न पूछना, इंट्रोगेट करना। इंट्रोगेशन सुना, इंट्रोगेशन उसका हुआ। इंट्रोगेट मीन्स पूछना ही होता है। तो सीधी सी बात है, इंट्रोगेट अगर वर्ड से कोई बना है तो वो पूछने वाली बात ही कर रहा है। तो सेंटेंस भी वही हुए जिनसे हम कुछ पूछते हैं, मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। The sentence which is used to ask a question is called an interrogative sentence. ऐसा सेंटेंस जिसका प्रयोग प्रश्न को पूछने के लिए होता है, उन सेंटेंसेस को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, ये क्लियर हुआ आपकी डेफिनेशन। द नेक्स्ट है क्या आप आएंगे। जैसे एग्जाम्पल हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की खास बात है, आगे आप पढ़ोगे इसके टाइप्स को तो क्लियर होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा से 2 शब्दों से होती है। अगर वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का है तो उसकी शुरुआत या तो होगी हेल्पिंग वर्ब से, या तो हेल्पिंग वर्ब से उसकी स्टार्टिंग होगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब से नहीं होती है तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्टिंग होगी। और क्वेश्चन वर्ड मतलब वही WH वर्ड, इन दोनों में से किसी से उसकी स्टार्टिंग होना निश्चित है। ओके, ये इंट्रोगेटिव। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ अगर विल पहले आ गया, इसका मतलब यहाँ स्टार्टिंग हो रही है हेल्पिंग वर्ब से, और इसमें देखिए WH वाला वर्ड आ गया, मतलब ये क्वेश्चन वर्ड से। इसकी स्टार्टिंग हो रही है हेल्पिंग वर्ब से और इसकी स्टार्टिंग हो रही है प्रश्नवाचक शब्द से, क्वेश्चन वर्ड से। अब इंट्रोगेटिव समझिए, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न पूछना, ये कुछ ना कुछ आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे पहला सेंटेंस पूछता है विल यू कम, क्या आप आएंगे, ये आपसे जानना चाहता है कि आप जवाब दो हाँ या नहीं में, कि आप आएंगे या नहीं आएंगे, मतलब आपके ऊपर एक सवाल छोड़ा जा रहा है। नेक्स्ट है वह क्या कर रहा है, व्हाट इज ही डूइंग, यहाँ पर भी उसके किसी काम के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कर क्या रहा है। ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है। दोनों में देखो फर्क क्या है, इसमें केवल वो जवाब चाहते हैं कि आप हाँ बोल दो या नहीं बोल दो, आएंगे कि नहीं आएंगे, बस बोल कर हट जाओ। लेकिन इसमें नहीं, इसमें ना वो चाहता है जानना किसी काम का नाम, वह क्या कर रहा है, मतलब उस काम का आप नाम बताओ। तो जो वाट जहाँ लगा होता है ना, वो नाम के बारे में जानना चाहता है। आप इसको आगे डिटेल में और पढ़ सकते हो। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 प्रकार होते हैं, आगे वही चीज़ बताई गई है। पहला जो इंट्रोगेटिव होता है उसे कहते हैं यस नो टाइप सेंटेंसेस या यस नो टाइप क्वेश्चंस। दूसरा होता है WH टाइप क्वेश्चन। देखिए, यस नो टाइप मतलब क्या,
यस नो टाइप। यस नो टाइप क्वेश्चन हम कहते हैं उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया से होती है एवं इनका उत्तर हाँ या नहीं में दिया जाता है। हिंदी में वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ होते हैं, ये इसकी पहचान बताई गई। देखिए यस नो टाइप के जो सेंटेंस हैं, यस नो टाइप, इनका नाम यस नो टाइप क्यों पड़ा पहले वो समझ लो आप। दो शब्द हैं यस और नो। ऐसे प्रश्न जिनका जवाब आप हाँ या नहीं में देते हैं, हाँ नहीं में, उन प्रश्नों को कहा जाता है यस नो टाइप। आप जब भी इनका जवाब देंगे तो हाँ में या नहीं में इनका जवाब दिया जाता है। आप दोनों में से एक चीज़ को बोलते हो, ठीक है। और ये जब शुरुआत इंग्लिश में सेंटेंस की होती है, देखिएगा आप अगर इंग्लिश के सेंटेंस बना रहे हैं, इंग्लिश के सेंटेंस, तो इनकी जो शुरुआत है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है। मतलब पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। हमेशा किसी भी सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का हो, अगर हेल्पिंग वर्ब पहले स्थान पर आपको मिल गई, मतलब सेंटेंस की शुरुआत अगर हेल्पिंग वर्ब से हो रही है, तो आप ये निश्चित तौर पे मान लो कि वो सेंटेंस यस नो टाइप वाला ही है। मतलब इंट्रोगेटिव है, प्रश्न पूछ रहा है और इंट्रोगेटिव में पहले श्रेणी वाला यस नो टाइप वाला है वो, अगर सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है तो। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब होगी, वर्ब मीन्स मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा होगा, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड आ सकते हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो ये इंग्लिश में फॉर्मूला होता है आपके सेंटेंस का, यस नो टाइप वाले। और अगर यही सेंटेंस हिंदी में है, अगर सेंटेंस हिंदी में है तो इसका कुछ चेंजिंग होती है। हिंदी में शुरुआत में क्या लगा होता है, क्या, इस शब्द से इसकी स्टार्टिंग होती है। उसके बाद आप चाहो तो जैसे होता है ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कुछ भी लगा हो, वो मैटर नहीं है, मैटर ये है कि स्टार्टिंग में क्या लगा होगा। अच्छा, कुछ रिसेंटली एग्जांपल्स आपको बताएं कि कुछ ऐसे, जैसे महाराष्ट्र में जो सेंटेंसेस बोले जाते हैं, उन सेंटेंसेस में लोग स्टार्टिंग में क्या नहीं लगाकर लास्ट में, एंडिंग में क्या लगाते हैं। समझिए आप, ऐसे भी सेंटेंसेस आपको सुनने को मिलेंगे जिनकी लास्ट में क्या लगा होता है। जैसे बोलचाल में आजकल ये ज़्यादा ही पॉपुलर हो चुका है। जैसे किसी ने कहा तुम जाते नहीं क्या, तुम पढ़ते नहीं क्या, वह आता नहीं क्या। अब इन सभी सेंटेंसेस के एंडिंग में क्या लग रहा है, ये भी सेंटेंसेस यस नो टाइप वाले ही हैं। मतलब समझो आप कि या तो स्टार्टिंग में क्या लगा हो या एंडिंग में क्या लगा हो, बीच की बात नहीं हो रही है, स्टार्टिंग में या एंडिंग में, ये दोनों तरह के सेंटेंसेस आते हैं यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस में हैं। और ये हमेशा जो जवाब चाहते हैं आपसे कि आप उत्तर क्या दोगे, उत्तर हमेशा हाँ में होगा या नहीं में होगा। आपका जो भी क्वेश्चन इसमें मिलेगा उसका जवाब आप हाँ नहीं में दे सकते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं बताना पड़ता, केवल हाँ नहीं बोल देंगे, जवाब मिल जाता है। और आपने देखा कि हिंदी में इसकी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, ये हिंदी पहचान है। एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे क्या तुम ठीक हो, मिल गया आपको क्या शुरुआत में, क्या शब्द से स्टार्टिंग हो गई, ये हिंदी वाला वाक्य है, क्या शब्द से शुरू हो गया। उसके बाद अगर वो सेंटेंस इंग्लिश का होता है तो स्टार्टिंग क्या मिल जाएगी आपको, हेल्पिंग वर्ब, जो आपने पहले पढ़ लिया। इंग्लिश वाला वाक्य हेल्पिंग वर्ब से, हिंदी वाला क्या शब्द से शुरू होता है। अगर इसे ही हम बोले दूसरे तरीके से, हमें कहेंगे ऐसे, तुम ठीक हो क्या, अगर हम यहाँ पर क्या लगा दें तब भी वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप वाला ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या तुम घर आ रहे हो, क्या तुम घर आ रहे हो, ये भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में क्या लगा है और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगी है, जो कि पहचान है यस नो टाइप वाले सेंटेंस की। अब देखिए आगे, देखिए कुछ और चीज़ों को आप, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब हैं, ये सब के सब हेल्पिंग वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट है ये टोटल। आपको ये इसलिए दिया गया ताकि आप जान सकें कि जब भी आपके सेंटेंसेस यस नो टाइप वाले आपको मिलेंगे तो उनकी शुरुआत इन्हीं हेल्पिंग वर्ब से होगी।
लगभग आपको यही हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ तक तो कुछ ये टेंसेस की हैं, ये सभी टेंसेस की आपको दी गई हैं हेल्पिंग वर्ब। और इसके जो बाहर यहाँ पे भी कुछ है, ये सब टेंसेस की हैं। बाकी जैसे कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, नीड, और ये सब जो हैं वो हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। कुल मिला के ये भी हेल्पिंग वर्ब की श्रेणी में ही आती हैं। अगर इनमें से कोई भी आपको किसी सेंटेंस की एक सेंटेंस में स्टार्टिंग में लगा हुआ मिल जाए, एक सेंटेंस की शुरुआत में अगर ये लगे हुए मिल जाएं, तो समझ लो कि वो यस नो टाइप वाला सेंटेंस है, यस नो टाइप वाला सेंटेंस, ठीक है। तो ये पहचान इसकी है, हेल्पिंग वर्ब की लिस्ट दी गई है आपको इसके लिए। उसके बाद देखिए अगला होता है WH टाइप सेंटेंसेस। WH टाइप में क्या होता है? WH टाइप सेंटेंस यस नो टाइप से एकदम अलग है। WH टाइप में जितने भी शब्द आप यूज़ करेंगे वो सब के सब कुछ ना कुछ पूछने का काम करते हैं। आगे आप समझेंगे कि किसका प्रयोग किस लिए होता है, वो क्या क्या पूछता है। पहले आप समझिए इसको, ये वाक्य WH वर्ड से शुरू होते हैं, अर्थात प्रश्नवाचक शब्दों से शुरू होता है, ठीक है। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या है? देखिए, जब अगर हम बात करें हिंदी वाले सेंटेंस की, तो इसमें हिंदी वाले सेंटेंस में शुरुआत में आपको प्रश्नवाचक शब्द नहीं मिलते। जैसे हिंदी में कब, कौन, कहाँ, कैसे, जितने भी हैं ये ऐसे शब्द आपको मिलेंगे सेंटेंस के अंदर मिलेंगे। ये शुरुआत में नहीं आते हैं, अंत में नहीं आते हैं। इनका प्रयोग हमेशा सेंटेंस के बीच में होता है। ये हिंदी की बात है। लेकिन अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो ये इंग्लिश वाले सेंटेंस में हमेशा स्टार्टिंग में आते हैं। इंग्लिश के सेंटेंसेस में ये हमेशा आपको मिलेंगे कहाँ पे? स्टार्टिंग में। ये जैसे शब्द हैं लगे हुए यहाँ पे। फर्स्ट है आपका क्या नाम है, व्हाट इज़ योर नेम। यहाँ पे WH वाला वर्ड, यही WH जो कहा जा रहा है इसको WH बार बार, यही WH वाले वर्ड है, WH से बने हुए वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द। तो ये हिंदी वाले में तो बीच में आते हैं, लेकिन इंग्लिश में ये पहले आते हैं। यहाँ देखिए ये सेंटेंस बीच में आया है यहाँ पे शब्द, और यहाँ पे ये स्टार्टिंग में आ गया है। आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। तो ये WH टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड आपको दिए गए हैं जो सेंटेंस में आते हैं। अगर ये इंग्लिश सेंटेंस होगा तो ये सभी वर्ड आपको सेंटेंस की स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, मतलब शुरुआत में मिल जाएंगे। अगर सेंटेंस आपका हिंदी का हुआ तो हिंदी वाले शब्द आपको मिल जाएंगे सेंटेंस के अंदर कहीं पे। ओके, ऐसे वर्ड है क्या, इन सब का अलग अलग यूज भी होता है। जैसे वाट है, वाट हमेशा किसी सेंटेंस में आने के बाद नाम पूछता है, नाम किसी चीज़ का पूछने के लिए आता है। व्हेन जो होता है वो टाइम पूछता है, समय, कोई चीज़ कब हुई मतलब उसका समय जानना चाहता है। वेयर जो होता है वो किसी चीज़ का स्थान पूछता है, किसी चीज़ का, ठीक है। वाई, वाई का काम होता है कारण पूछना। हु जो होता है किसी व्यक्ति को पूछता है, खास तौर से सजीव को। हु का प्रयोग हमेशा सजीवों के लिए होता है, कोई लिविंग थिंग्स के लिए। हुज जो होता है वो एक संबंध पूछता है किसी चीज़ पे कि ये किसका है, संबंध पूछने के लिए होता है। हुम ऐसे ही है, हुम ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, ये भी किसी सजीव के लिए ही प्रयोग होता है, इसका प्रयोग भी सजीव के लिए होता है। हाउ मैनी है, नंबर्स को पूछता है। हाउ फॉर है, डिस्टेंस को पूछता है। ऐसे ही विच भी पूछता है वाट की तरह किसी चीज़ को, ये भी किसी वस्तु को पूछता है। ओके, सो इस तरह से जितने भी WH वर्ड हैं उनका काम होता है कुछ ना कुछ पूछते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग है, ये भी डिस्टेंस के लिए है, दूरी के लिए, लंबाई के लिए, दोनों के लिए होता है, हाइट के लिए भी और डिस्टेंस के लिए भी। वाई, वाई रीज़न वाला है, कारण पूछता है। आप जब भी वाई बोलते हो तो आप सामने वाले से कारण पूछना चाहते हो। तो इस तरह से हर एक शब्द का प्रयोग है।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में अगर हैं तो ये आपको पहले स्थान पर मिलते हैं, और हिंदी में अगर है तो ये जो हिंदी वाले इसका अर्थ है वो सभी आपको बीच से मिलेगा। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी पार्ट्स को उस पर डिफाइन किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।